हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम देखेंगे मूल अधिकार। पिछली क्लास में हमने नागरिकता से रिलेटेड आर्टिकल्स देखे थे, तो आज हम मूल अधिकार से संबंधित आर्टिकल्स देखेंगे। ओके, हमारे संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 में है मूल अधिकार दिए गए हैं। ओके, और ये मूल अधिकार कैसे शामिल किए गए थे? जो कैबिनेट मिशन था उसके सुझाव पर जो है मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की अनुशंसा के लिए समिति का गठन किया जाना था। तो उसमें एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, और इस एडवाइजरी कमेटी के सुझाव पर जो हैं 2 उपसमितियां गठित की गई थी। एक जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में और दूसरी एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में। जो जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में थी ये मूल अधिकारों पर गठित की गई थी, और एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर की गई थी। और इन उपसमितियों और जो ये एडवाइजरी कमेटी थी और ये 2 उपसमितियां थी, इनकी अनुशंसाओं के आधार पर जो है संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। ओके, और जो ये हमारे संविधान का भाग 3 है, इसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये जो है जब इंग्लैंड के राजा जॉन थे उनके द्वारा 15 जून 1215 में एक लिखित घोषणा जारी की गई थी और उसको मैग्ना कार्टा कहा था। एक मैग्ना कार्टा जारी किया गया था जिसमें जो है लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया है, और हमारे भाग 3 में भी लोगों की स्वतंत्रताओं और अधिकारों की बात की गई है। तो इसीलिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ओके, नेक्स्ट मूल अधिकार आर्टिकल 12, इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 12 के जो मूल अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित किया गया है, और इसमें शामिल किया गया है भारत सरकार एवं संसद को, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल को, और भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, इनको इसमें शामिल किया गया है। और जब हमारे मूल अधिकारों का हनन होता है तो इनके हनन की दशा में जो है हम सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत की जा सकती है, और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंतर्गत जो है मूल अधिकारों के हनन पर अपील की जा सकती है। ओके, आर्टिकल 13, इसमें मूल अधिकारों के से असंगत तथा उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ दी गई है, और जो है संविधान के लागू होने के पहले से भारत के राज्य क्षेत्र में लागू किसी संवैधानिक विधि और मूल अधिकारों के मध्य अगर टकराव हो जाए तो मूल अधिकारों को प्राथमिकता दी जाती है। ओके, आर्टिकल 14 से 18 में हमारे जो है समानता का अधिकार दिया गया है, और इसमें
कौन कौन सी समानताओं की बात की गई है? विधि के समक्ष समता, ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। ओके, विधि के समक्ष समता ये सभी व्यक्तियों की बात करता है। यहाँ पे व्यक्तियों से अभिप्राय सिर्फ इंसान से नहीं है, यहाँ पे निगम, कंपनी, नागरिक, विदेशी नागरिक, ये सब लिए ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। ओके, आर्टिकल 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है ये। ओके, मतलब इसमें कहा गया है कि जो राज्य के द्वारा नागरिकों के साथ केवल धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और इसमें जो आर्टिकल 15(3) है उसमें बताया गया है कि जो महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। ओके, ये हमारा आर्टिकल 15(3) कहता है। और 15(4) आर्टिकल 15(4) कहता है कि जो राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोगों को SC ST के उत्थान के लिए जो उपाय किए जाते हैं उनको जो दिया जाता है, तो वो समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि उनको जो छूट दी जाती है वो उनके उत्थान के लिए है। ये आर्टिकल 15(4) कहता है। ओके, 15(4). ओके, उसके बाद नेक्स्ट, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये आर्टिकल 16 कहता है। मतलब कि सभी जो रोज़गार में अवसर की समता, नियुक्ति में अवसर की समता होनी चाहिए। और आर्टिकल 16(2) में बताया गया है कि जो राज्य के अधीन नियुक्ति और रोज़गार में किसी भी नागरिक के साथ जो है केवल जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भाव और निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं कि इनके बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हम जो है सिंपल भेदभाव की बात कर रहे हैं कि जाति, लिंग, धर्म, इस बेस पे जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, अस्पृश्यता का अंत, ये हमें आर्टिकल 17 में दिया गया है। इसमें जो है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, ये छुआछूत से संबंधित, तो उस चीज़ का अंत आर्टिकल 17 में है। ये डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है HP टेट में प्रीवियस ईयर में। ओके, उपाधियों का अंत ये आर्टिकल 18 में है। ओके, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हमारा आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। और आर्टिकल 19 हमें अधिकार देता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किस तरह की अभिव्यक्ति? ये कहता है कि जो आर्टिकल 19(1)(a) है उसमें बताया गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और 19(1)(v) में शांतिपूर्ण हथियार सहित सम्मेलन की स्वतंत्रता, और 19(1)(c) जो है संगम या संघ
या सहकारी समिति बनाने का अधिकार दिया गया है। और 19(1)(d) में जो है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार दिया गया है। और ई में भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार है। और 19(1)(g) में कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। ओके। आर्टिकल 19 में हमें हर तरह का जो है स्वतंत्रता दी गई है, जैसे शांति का अधिकार, प्रेस का अधिकार और प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। ओके। और टेपिंग के विरुद्ध अधिकार, व्यावसायिक विज्ञापनों की स्वतंत्रता, ये सब हमारा आर्टिकल 19 में आता है। ओके। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये हमारा आर्टिकल 20 में आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 19 में आता है। इसमें आर्टिकल 19 में एक प्रावधान किया गया है, पैसिव यूथेनेशिया, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। इसको जो है अभी संविधान में लीगल किया गया है। ये क्या है पैसिव यूथेनेशिया, कि अभी भारत में इसे स्वीकार किया गया है। ये आर्टिकल 21 में आएगा कि किसी मरीज का जो है जीवन रक्षक प्रणाली पर टिका जीवन मशीनों को हटाकर समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि यदि जैसे कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है या फिर कुछ और ऐसी स्थिति में जाता है कि उसमें वो जीवित तो होता है, लेकिन उसके जो है कुछ वो कर नहीं सकता, तो ऐसे में जो उसकी जीवन रक्षक प्रणाली, मतलब जो मशीनें वगैरह लगी होती है, उनको हटा दिया जाता है ताकि जो है उसकी डेथ हो जाए। ओके। लेकिन जो एक्टिव यूथेनेशिया है, सक्रिय इच्छा मृत्यु है, इसकी अनुमति नहीं है भारत में। ओके। और इसमें एक आता है लिविंग विल। ये लिविंग विल क्या है? ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें रोगी पहले ही घोषणा कर सकता है, ये पैसिव यूथेनेशिया के बेसिस पे हैं, कि वो पहले ही घोषणा कर सकता है कि यदि वो ठीक ना होने की स्थिति में पहुंच जाए या फिर अपनी इच्छा व्यक्त करने की स्थिति में ना रहे, तो उसे किस प्रकार की चिकित्सीय उपचार दिया जाए, वह अपने परिजनों को जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने का अधिकार भी प्रदान कर सकता है। ये लिविंग विल है। ओके। और इसको 2018 में जो है पैसिव यूथेनेशिया को लीगलाइज किया गया है, 9 मार्च 2018 में। ओके। उच्चतम न्यायालय में इसको लीगलाइज किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये हमें आर्टिकल 22 में दिया गया है। ओके। और आर्टिकल 23 और 24 हमें क्या अधिकार देते हैं? ये शोषण के विरुद्ध अधिकार देते हैं, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 1323 में आता है। और कारखानों इत्यादि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध जो है, ये आर्टिकल 24 में आता है कि जो बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, उनको हानिकारक उद्योगों, कारखानों में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। ओके। ये हमें आर्टिकल 24 जो है ये अधिकार देता है हमें।
ओके। और इसके बाद आर्टिकल 25 टू 28 ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। आर्टिकल 25 जो है अंतःकरण व धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। अर्थात कोई व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसका प्रचार कर सकता है, ये हमें स्वतंत्रता है। ओके, ये आर्टिकल 25 हमें अधिकार देता है। और आर्टिकल 26 क्या है कि धार्मिक गतिविधियों के प्रबंध का अधिकार देता है ये हमें। अर्थात जो धार्मिक संस्था है उनकी स्थापना का अधिकार देता है, या फिर चल अचल संपत्ति के अर्जन एवं स्वामित्व का अधिकार देता है, और इन संपत्तियों के प्रशासन का भी अधिकार देता है। ये आर्टिकल 26 में है। ओके। आर्टिकल 27 किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि हेतु कर आरोपण पर प्रतिबंध। ये जो है आर्टिकल 27 में है। और आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के संबंध में स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 28 हमें स्वतंत्रता देता है। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 29 और 30 ये अल्पसंख्यकों से रिलेटेड हैं। ये अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात करते हैं, उनकी संस्कृति शिक्षा संबंधी अधिकारों की बात करते हैं। तो जो आर्टिकल 29 है ये अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात करता है। और 29(1) में जो प्रावधान है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार होगा। और 29(2) में जो दिया गया है कि राज्य से वितोषित प्राप्त किसी शैक्षणिक संस्था में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके। और आर्टिकल 30 जो है वो अल्पसंख्यकों के लिए अपने शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार देता है और उनको प्रशासन करने का अधिकार देता है अल्पसंख्यकों के लिए। ओके। नेक्स्ट आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो है ये यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उन्होंने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसलिए आप इसको नोट कर लेना। आर्टिकल 32 संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है। और ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ओके। और इसमें जो है संवैधानिक उपचारों के तहत जो है न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं। और ये कौन कौन सी है? परमादेश, वंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और 5वीं है अधिकार परीक्षा। ओके। तो एक एक करके देखते हैं क्या है ये। परमादेश, जो परमादेश है मेंडेमस, इसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं कि न्यायालय जो है न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी अधिकारी सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध जो है इस रिट को जारी किया जाता है। किसके विरुद्ध किया जाता है?
प्राधिकारी अधिकारी सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध ये परमादेश रिट जो है जारी की जाती हैं, और जो लोग कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। ओके, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जो है ये रिट जारी नहीं की जा सकती। ओके, परमादेश मैंडेमस जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ओके, बंदी प्रत्यक्षीकरण हेवेस कॉर्पस, इसमें क्या है, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को सहशरीर उपस्थित करना, मतलब कि इंसान को उपस्थित करना न्यायालय में। ओके, और ये जो है सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट कहा जाता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है सरकार और व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, और ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान से आप नोट डाउन कर लेना। ओके, और ये जो है जिनके विरुद्ध ये जिनको न्यायालय दंडित कर चुका है उनके विरुद्ध जो है दोबारा नहीं होती है ये। ओके, और उसके बाद प्रतिषेध प्रोहिबिशन, इसमें क्या है, मना कर देना। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है, और ये रिट जो है तब जारी की जाती है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो और प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। ओके, तो इसके अनुसार जो है उच्चतम न्यायालय वही व्यक्ति जाएगा जिसके मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। ये हम प्रतिषेध की बात कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट हमारा आता है उत्प्रेषण सटीरियोरिटी, मांग लेना। उत्प्रेषण मांग लेना अर्थात जो है उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले की सुनवाई के लिए अपने पास मंगवा सकता है, और ये रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत में उस मामले पर फैसला नहीं दिया है और यह निर्णय जो है उत्तरवर्ती चरण में दिया गया है। ओके, जो उत्प्रेषण है हमारा, ये जो है उत्तरवर्ती चरण की बात करता है, और प्रतिषेध जो है पूर्ववर्ती चरण की बात करता है। ओके, और उसके बाद अधिकार परीक्षा क्यू बरंटो हमारा बचता है लास्ट। तो इसका अर्थ क्या है कि किस अधिकार से, यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन हो तो यह रिट जारी की जा सकती है। ओके, अधिकार परीक्षा ये कब जारी की जा सकती है, यदि कोई किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसीन होता है तब ये रिट जारी की जा सकती है, और ये रिट किसी निजी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जाती है। जो क्यू वारंटो रिट है ये किसी जो अपने प्राइवेट पद पर व्यक्ति आसीन है उस पर जारी नहीं की जा सकती है, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारी पे ही जारी की जा सकती है। ओके, आई होप आपको ये पांचों अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ओके, कुछ भी पूछ सकते हैं, कौन सी रिट कैसे जारी की जा सकती है, किस पर जारी की जा सकती है, किस पर नहीं की जा सकती है।
ओके, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। और आर्टिकल 32 जो है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कहा है। नेक्स्ट है हमारा इम्पॉर्टेंट है जो आर्टिकल 21A है, उसमें जो 86 नंबर का संशोधन हुआ है 2002 में। इसमें हमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ओके, पैसिव यूथेनेशिया हमने पहले देख लिया, लिविंग विल भी हमने देख लिया। और जो आर्टिकल 31 है संपत्ति का अधिकार, इसको निरस्तिक किया गया है। 44 नंबर का जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, तो उसमें जो जनता पार्टी थी उस टाइम, जनता पार्टी की सरकार, तो उसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। ओके, एक है हमारा पॉक्सो एक्ट। ये क्या है? ये बच्चों से रिलेटेड है। ये जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 अप्रैल 2018 को इसमें जो है बदलाव किए हैं। पॉक्सो की जो फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। तो इसमें संशोधन क्या किया गया है कि जो 12 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियां हैं, अगर उनके साथ रेप होता है तो जो दोषी होते हैं, रेप के दोषी, उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। ये हमारा पॉक्सो एक्ट है। ओके, और यहाँ से रिलेटेड 2-3 ये करंट अफेयर्स हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई 2023 को। और 2023 में थीम क्या थी? शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, भारत की रैंक क्या थी 2022 में? भारत की रैंक 135 थी आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। और 2021 में भारत की रैंक 140 थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज़। ओके, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में जो इंडिया की रैंक थी वो थी 150 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और 2020-21 की जो रैंकिंग है वो इकट्ठे की गई है। तो 2020-21 के लिए भारत की जो रैंक थी 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। और अगर हम 2019 की बात करें तो भारत की जो रैंक थी 140 थी 180 देशों में। ओके, सो थैंक यू। ये थी हमारी आज की क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।